बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। T20 सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो है ख़त्म हुई और आज हम प्रोग्राम करेंगे ख़ासकर इन खिलाड़ियों के ऊपर जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ में किस किस्म की परफॉर्मेंस दी है, क्या उनकी जगह वनडे स्क्वाड में बनती थी या नहीं, इस पर ज़रूर बात रहेगी। कुछ सीनियर प्लेयर्स भी अच्छा परफॉर्म करते रहे इस T20 सीरीज़ में और उनके हवाले से भी बात रहेगी। अपने शो के अंदर दीगर खेलों के हवाले से भी बात करेंगे। जश्न आज़ादी मार्के हक इस वक्त मनाया जा रहा है और पूरे सन के अंदर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक्किद हो रहे हैं। कहीं ताइक्वांडो के मुकाबले मुनक्किद हो रहे हैं तो कहीं बॉक्सिंग के, कहीं दीगर खेलों के मुकाबले मुनक्किद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे सिंध के अंदर हम देखते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त है इस वक्त मार्का हक का सिलसिला जारी है और जश्न आज़ादी भरपूर तौर पर हम मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियो में। जावेद साहब, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20 सीरीज़ अख्ताम पजीर हुई, क्या कहेंगे इस सीरीज़ के ऊपर? क्योंकि अगर देखें तो फ़खर थोड़ा सा अनफिट हुए और जो अनफिट हुए वो वेस्ट इंडीज़ में रुक गए और जो परफॉर्म दे रहे थे वो उन्हें वतन वापस भेज दिया गया। आप समझते हैं कि साहबजादा फरहान ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है T20 सीरीज़ के अंदर? आप अगर फ़खर ज़मान इंजर्ड थे तो आप रिस्क लेने के बजाय यहाँ पर कंटिन्यू साहबजादा फरहान के साथ कर लेते। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। जैसे अगर हम वेस्ट इंडीज़ में हमारी टीम की जो T20 टीम थी उसकी अगर कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए तो वहाँ देखें कि हमारे पेसर जो थे वो विकेट की तलाश में लगे रहे। टोटल 3 मैचेस में 19 विकटें गिरी हैं, जिसमें सिर्फ 4 विकटें जो है फास्ट बॉलर ने ली हैं और 15 विकटें स्पिनर्स को मिली हैं। अब उसमें आप शहनशाह अफरीदी को भी दे लें, उन्हें भी सिर्फ 2 ही विकेट्स मिले। हसन अली को 1 मिली, हारिस रऊफ को 1। और देखें अगर स्पिनर्स की बात करते हैं, 3 सुफियान ने, 5 सैम ने और 7 नवाज़ ने आउट किए हैं। अगर बॉलिंग के लिहाज से देखें तो ये कोई अच्छा तासुर जो है हमारे फास्ट बॉलर ने इस सीरीज़ में नहीं छोड़ा। और अगर हम बैटिंग की बात करें, जो परफॉर्मेंस थी, जैसे अभी आपने फ़खर की भी बात की कि वो इंजर्ड हो गए, और अगर आप बैटिंग में जाते हैं तो हमारे सिर्फ साइम अयूब जो हमारे एक ओपनर हैं उन्होंने 130 रन्स किए हैं 3 मैचेस में और 91 रन्स किए हैं साहबजादा फरहान ने। और अगर हसन नवाज़ पे जाएँ तो 79। तो बात वही है, अगर हम जो है इनका हकीकत पसंदा जायज़ा लें तो वहाँ ना हमारे बॉलर्स की कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी या ना ही हमारे बैटर्स की। वो तो यह है कि सीरीज़ हम 2-1 से जीत गए, लेकिन उसके बाद इस सीरीज़ के बाद सोचने के लिए, वो चाहे हमारी सिलेक्शन कमेटी हो या मैनेजमेंट हो, सोचने के लिए बहुत सी चीज़ें जो है काफ़ी हैं अगर आप सोच विचार करें। जैसे साहबजादा फरहान का देख लें, जो उनकी फॉर्म लगी हुई है, उन्होंने देखे तीसरे मैच में अगर आपको 138 रन का स्टार्ट दिया तो उसके बाद भी स्कोर जो है 178 पर ही पहुंचा, 179 पर ही, 189 तक ही पहुंचा है। तो आप देखें अब फ़खर जमा अगर अनफिट हो गए तो आपकी रिप्लेसमेंट तो आपके पास वहाँ मौजूद थी। आपने बजाय रिप्लेस करने के आपने साहबजादा फरहान को भी वापसी का परवाना थमा दिया है। भाई फ़खर इंजर्ड है, वो टीम के साथ क्या उन्हें आप जो है भेजें, इलाज उनका जो भी इंजरी है वो अपना इलाज करें। उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे आपको चाहिए था कि साहबजादा फरहान को वहीं रोक लेते और उन्हें और तजर्बा और एक्सपीरियंस हासिल होता जब वो सीनियर्स के साथ खेलते। लेकिन मोइन भाई बड़ी दुख की बात है कि हमारे जो टैलेंट है, जिस प्लेयर में टैलेंट है, उन्हें आप जो है इस तरीके से ज़ाया कर रहे हैं। जावेद साहब, आपने बात की बॉलिंग का शोबा हमारा T20 सीरीज़ के अंदर और वहाँ पर हमारे स्पिनर्स ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। बैटिंग में अगर आ जाएँ तो ओपनर्स के अलावा हमारे पास है जो हम समझते थे कि जिस तरह सहारा दे रहे थे यहाँ पर हसन नवाज, जिस तरह सहारा दे रहे थे यहाँ पर मोहम्मद हारिस है, लेकिन ये नाकाम नज़र आए। फिर कप्तान सलमान अली आगा भी कोई परफॉर्म नहीं कर पाए। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है अपने मिडिल ऑर्डर पर, और हमेशा हम इस बात को बड़ी आवाज़ उठाते हैं कि हमारा मिडिल ऑर्डर स्कोर नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि फिर यहाँ पर अगर ओपनर्स रन नहीं करते तो फिर वही हाल होता, हम 110 रन पर या 125 रन भी चेस करने से कासिर नज़र आ रहे थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये हमारी हिस्ट्री रही है कि जब हमारे ओपनर्स जो है अच्छा स्टैंड देंगे, अगर वो रन्स करते हैं तो हमारा मिडिल ऑर्डर भी रन्स करता है, लोअर ऑर्डर भी रन्स करता है। अब आप देख लें वेस्ट इंडीज़ में सिवाय आपके ओपनर्स ने अभी
साहबजादा फरहान की और अगर साइम की परफॉर्मेंस निकाल दें तो आपकी टीम कहाँ खड़ी है। सलमान अली आगा ने टोटल 49 रन बनाए इस सीरीज़ में। उसके बाद फ़हीम अशरफ ने क्या किया, आपके खुशदिल क्या किया, और उसके बाद हारिस ने क्या किया, और नवाज़ ने क्या किया। इन तमाम प्लेयर्स पे जो है, जैसे मैं इससे पहले कहा है कि ये सीरीज़ जो है काफ़ी चीज़ें हमें बेहतर बनाने के लिए जो है सोचने का एक मौका है, एक टाइम है कि आपको अभी भी इन चीज़ों पे एज इट इज़ जिस जहाँ से हमने छोड़ी थी वही है। आप कहते कि माइक हैसन के आने के बाद बहुत अच्छी हो गई है, कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई। वो चाहे बांग्लादेश की सीरीज़ ले लें या वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ ले लें, देखिए सीरीज़ हम ज़रूर जीत गए हैं वेस्ट इंडीज़ से, लेकिन यह है कि वही आपने जो कहा है कि ना हमारे बैट्समैनों की वहाँ कोई परफॉर्मेंस थी, ना ही हमारे बॉलर्स की। सिर्फ एक दो, अगर देखें साहबजादा फरहान की अगर इनिंग्स है या साइम की 250 हैं, तो उसको आप लेकर मत बैठ जाए कि जी हमारे भाई अगर ओपनर्स रन्स कर रहे हैं तो आपके मिडिल ऑर्डर्स को भी रन्स करना होगा। ये जो है इज्तिमाई गेम है, ना कि इनफरादी। अब हसन नवाज देख लें, वो छोटी छोटी सी 24-25 रन्स की इनिंग्स खेल रहा है। अब हसन नवाज को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि भाई जिस तरीके से आप भी ओपनर हैं और आपके ओपनर टॉप ऑर्डर जब रन्स कर रही है तो आपको बनता है कि आप भी स्कोर करें। लेकिन अब जो है मैनेजमेंट को बड़ी संजीदगी के साथ सोचना होगा कि हमारी टीम जो है अगर ओपन खेलेगा, टॉप ऑर्डर खेलेगा, मिडिल ऑर्डर खेलेगा, लोअर ऑर्डर खेलेगा, अगर वही सिचुएशन अभी तक हमारे पास मौजूद है और आगे देख ले बड़ा अहम इवेंट आने वाला है, एशिया कप आने वाला है, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, तो इस पे अभी भी जो है बहुत ज़्यादा सोच विचार और मेहनत करने की जरूरत है। अच्छा, मेहनत करने की जरूरत है। हमारा यहाँ पर देखें तो मिडिल ऑर्डर रन नहीं कर रहा था, आखिरी मैच खेल रहे थे, खुशदिल शाह को भी मौका मिला। आप समझते हैं कि हुसैन मिडिल ऑर्डर हमारा रन नहीं कर रहा, हुसैन तलत को हम फिर भी मौका नहीं दे रहे? देखें बात वही, अगर आप एक प्लेयर को लेकर गए हैं, 3 मैचेस की सीरीज़ है, जैसे आपने बांग्लादेश में एक चांस दिया था, एक मैच खिला दिया था, तो आपको चाहिए था खुशदिल की भी वही फॉर्म है, तो आप रिस्क ले सकते थे, उन्हें थोड़ा सा तजर्बा दे सकते थे। लेकिन आपने जो है हुसैन तलत को डग आउट में बिठा दिया और सैर करवाई है, और अब वो वनडे भी खेल रहे हैं। अब आपका हारिस वापस आ गया, साहबजादा वापस आ गया, इन प्लेयर्स को तो आपने वापस भेज दिया। आया जो 11 हमारी वनडे की उतरेगी, वहाँ भी तलत को चांस मिलता है या नहीं मिलता? जिस बेस पे आपने सेलेक्ट किया है कि बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, बहुत अच्छी जो है इनिंग्स खेलता है, बॉलिंग भी कर लेता है, लेकिन देखिए खाली कहने से या पेपर में नाम दे लेने से कुछ नहीं होता। जब तक प्रैक्टिकली जो प्लेयर में आपको नज़र आ रहा है आप उसे मैच दें, मैच में अगर वो प्रूव करता है तो भाई आप उसे आगे भी खिलाएं। अगर वो बेंच पे बैठे बैठे ही जाएंगे, वापस आ जाएंगे, और आके जब दोबारा ऐलान होगा टीम का तो पता चलेगा कि जो बेंच पे बैठे थे वो टीम से आउट हो गए, ना कोई परफॉर्मेंस उनसे ली ना दी। तो ये चीजें जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ी संजीदगी से इन पे सोचना चाहिए। चले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ी संजीदगी से गौर करना पड़ेगा इन चीज़ों पे। मिडिल ऑर्डर पर बैटर्स को मुकम्मल एतमाद देना पड़ेगा। अगर आपके पास मिडिल ऑर्डर पर हुसैन तलत मौजूद थे तो आपको मौका देना चाहिए था, बजाय इसके कि खुशदिल शाह को आप मौका मुसलसल दे रहे हैं, मुसलसल आप फ़हीम अशरफ को मौका दे रहा है। लेकिन यहाँ एक जगह बनती थी, हुसैन तलत भी एक अच्छे ऑलराउंडर है, उन्होंने बॉलिंग की हुई है, पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई है अपनी बॉलिंग से। और फिर खासकर अगर हम देखें तो पाकिस्तान सुपर लीग में उन्होंने जिस किस्म की कारकर्दगी दिखाई, मुश्किल सूरत हाल पे मैंने अक्सर इनिंग उनकी देखी जहां पर पाकिस्तान सुपर लीग में वो अपनी टीम को मझधार से निकालने की भरपूर कोशिश करते थे, एक एंड पे खड़े रहते थे। लेकिन जब वो पाकिस्तान के लिए मुंतखब हुए तो आपने बांग्लादेश में एक मैच खिलाया, यहाँ आपने उस स्कोर पर उन्होंने कोई मौका फराहम नहीं किया। वनडे मैच अब है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ और हम देखते हैं कि हमारी तमाम तर सीनियर प्लेयर भी इस टीम में शामिल हैं। बाबर टीम में है, रिजवान इस टीम की जो है कप्तान है। अब समझ रहे हैं कि यहाँ पर एक दफ़ा फिर सीनियर प्लेयर एक साथ जमा हो गए। बिल्कुल मोइन भाई, देखिए अब वनडे में जो है जुम्मे को 8 तारीख को जो होने जा रहा है हमारा पहला वेस्ट इंडीज़ से, और अब जैसे रिजवान की वापसी हुई है, बाबर की वापसी हुई है, शहनशाह अफरीदी है, हारिस है, नसीम है, इन तमाम प्लेयर्स को जो है अपनी जो क्वालिटी, जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा सलाहियतें हैं, अब आपने प्रूफ करना है। वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो वनडे होंगे, जैसे बाबर का कमबैक हुआ है, रिजवान देखें इनको ड्रॉप किया गया था T20 से, तो ड्रॉप होने के बाद जब प्लेयर टीम में आते हैं तो अपनी स्किल्स शो करते हैं और सिलेक्टर को और अपने मदाहों को बताते हैं कि हमें गलत ड्रॉप किया गया था, हमारी टीम को जो है T20 में भी इन प्लेयर्स की ज़रूरत थी, वो कि आपने देख लिया जिस तरीके हमारी बैटिंग रही है।
तो अब वनडे में वेस्ट इंडीज़ के साथ गो के वेस्ट इंडीज़ जो है उनके हौसले जो है बहुत ज़्यादा बुलंद नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उनका ऑस्ट्रेलिया ने उनके होम ग्राउंड पर जाके उनके साथ क्रिकेट खेली है, क्लीन स्वीप किया है उन्होंने, और फिर पाकिस्तान ने भी उनको T20 सीरीज़ हराई है। तो वनडे में आपको पता है कि एक नई टीम होती है और उसमें सीनियर्स प्लेयर भी होते हैं। अब यह है कि ये बाबर का और रिजवान का भी इम्तिहान है कि अपने स्ट्राइक रेट को भी बेहतर करें और बेहतर हिकमत अमली के साथ आप क्रीज पर आएँ। और वनडे जैसे आजकल आपको पता 300 350 रन जो है बन रहे हैं, तो पाकिस्तान के पेस को भी चाहिए कि इसी स्कोर की तरफ जाएं। गो के देखे साइम अयूब भी आपका भी जो है जैसे 2 इनिंग के लिए लग रहे फॉर्म में आ गए। अगर बाबर अच्छा खेल देते हैं, हसन नवाज अच्छा खेलते हैं, तो मैं ये देख रहा हूं कि वनडे में जिस तरीके से हमने T20 में मुकाबला किया है, तो सीनियर्स के आने से हमारी बैटिंग में एक जान तो पड़ गई। चले, सीनियर्स के आने से हमारे टीम में जान पड़ती दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि हमने यहाँ पर T20 सीरीज तो अपने नाम कर लिए, वनडे में पाकिस्तान टीम किस किस्म की कारकर्दगी दिखाती है, इस पर ज़रूर बात भी जारी रहेगी। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रहे। वेलकम बैक। और T20 सीरीज के बाद अब वनडे सीरीज का आगाज हो रहा है। इस पे हम बात कर रहे थे, सीनियर प्लेयर टीम को ज्वाइन कर चुके हैं जावेद इकबाल भट्टी, बाबर आजम। एक अब देखेंगे काफ़ी अरसे के बाद फिर टीम में जिस तरह शाहीन वापसी हुई थी, अब बाबर की वापसी हो रही है वनडे क्रिकेट के अंदर, और फिर रिजवान यहाँ पर क़यादत कर रहे होंगे टीम की। कैसा देख रहे हैं इस टीम को, क्योंकि बाबर पाकिस्तान का नंबर 1 बैटर है, दुनिया का बेहतरीन बैटर रहा है। तो आप समझते हैं कि यहाँ पाकिस्तान की बैटिंग लाइन मिडिल ऑर्डर पर जब हम बात कर रहे थे मजबूत होती दिखाई देगी, यहाँ बाबर भी होंगे, यहाँ रिजवान भी होंगे? जी मोइन भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे अभी आपने कहा है कि बाबर आजम जो है ड्रॉप होने के बाद वनडे टीम में वापस आए, और फिर आपको पता है कि हम भी बहुत सी खबरें भी सुन रहे थे कि मोहम्मद रिजवान जो है उन्हें भी वनडे की क़यादत से हटाया जा रहा है। तो जाहिर है उन पर भी प्रेशर तो था इन चीज़ों का, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छा फैसला किया कि उन्हें कप्तान बरकरार रखा है। और अब देखिए, रिजवान के आने से और बाबर के आने से जैसे मिडिल आर्डर का मसला हमारे थ्रू आउट चलता आ रहा है, वो चाहे T20 फार्मेट हो या वनडे फार्मेट हो, और चाहे टेस्ट मैचेस ही क्यों ना हो, तो मिडल में अगर आके जैसे बाबर आया है, तो बाबर के आने से नो डाउट उसमें बहुत ज़्यादा सलाहियतें हैं और पूरी दुनिया मानती है कि बाबर किस पाए का प्लेयर है, और पाकिस्तान में भी सारे शाहीन जानते हैं। लेकिन यह है कि आपने जो है अपनी परफॉर्मेंस से बताना है कि आप में वाकई ये क्वालिटी मौजूद है। और जैसे रिजवान आए हैं, रिजवान के ऊपर प्रेशर तो होगा कि उनकी बहुत ज़्यादा ये खबरें चली थी कैप्टनशिप जा रही, लेकिन कैप्टन वो बरकरार है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरीके से साइम हो गया, रिजवान हो गया, बाबर हो गया, हसन नवाज हो गया, इन सबको मिलकर ओपनिंग, टॉप आर्डर और मिडिल आर्डर की जिम्मेदारी उठानी। जब मिडिल आर्डर, टॉप आर्डर और मिडिल आर्डर रन्स करता है, तो गो ना गो हमारे नीचे से लोअर आर्डर आकर भी स्कोर में बहुत ज़्यादा इजाफा कर सकते हैं। तो अब वेस्ट इंडीज़ में जो मैचेस होने जा रहे हैं, वो बाबर के लिए एक नई सुबह का आगाज़ है कि किस तरीके से अपनी इनिंग्स को दोबारा शुरू करते हैं जहाँ से उनका ये सिलसिला मुनक़ता हुआ था। और हम उम्मीद करते हैं, पाकिस्तान के शायकीन उम्मीद करते हैं कि जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने बाबर आजम को दी हैं या रिजवान को दी हैं, तो इसका अगर मुजाहरा करेंगे तो इंशाल्लाह उसके फैन जो है वो दोबारा खुश हो जाएंगे। चलें, फैंस खुश हो जाएंगे, लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो T20 से सीरीज़ कर ली, और यहाँ पर क्योंकि बाबर से बहुत सी उम्मीदें हैं कि बाबर परफॉर्म करें, और बाबर ने परफॉर्म किया हुआ भी है माजी में। और जिस तरह बाबर पे उंगलियाँ उठनी शुरू हुई थी, कुछ रन नहीं कर रहे थे, कुछ स्ट्राइक रेट का मसला आ रहा था, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके लिए जो है अब रन करना भी ज़रूरी हो। दूसरी तरफ आऊँ तो इस वक्त अगर मिडिल ऑर्डर पर बात करेंगे, आपके पास हसन नवाज मौजूद हैं, आपके हुसैन तलत मौजूद हैं, बाबर मौजूद हैं, सलमान अली आगा खुद मौजूद हैं, और आप समझते हैं कि हम रेगुलर ओपनर के साथ जाएंगे एक दफ़ा फिर, या फिर इसमें भी कोई चेंजिंग नज़र आएगी आपको? नहीं मैन भाई, हमें रेगुलर ओपनर्स के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि देखें अगर आपका मिडल ऑर्डर मजबूत होता है तो कप्तान और मैनेजमेंट भी यही चाहेगी कि हमारे जो जैसे साइम हो गया या रिजवान हो गया, इन दोनों से अगर ओपन कराई जाती है तो आपका मिडिल ऑर्डर बहुत, देखिए पेपर पे तो बहुत मजबूत नज़र आ रहा है। उसमें बाबर आजम को ले लें, सलमान अली आगा को ले लें, हसन नवाज को ले लें, नीचे
नीचे से फ़हीम अशरफ है, अगर तलत हुसैन को मौका मिलता है तो उनमें भी ये क्वालिटी है। और हमारे बॉलर्स में अगर आप शहनशाह अफरीदी को भी देखें, अच्छी हिटें मार लेते हैं। तो यह कि मिडिल आर्डर तो हमारा मजबूत है। आपको चाहिए कि जो आपने जेन्युइन ओपनर्स रखे हैं वनडे के लिए, उन्हीं से अगर आप मैच स्टार्ट करते हैं, उन्हीं से आप अपना मैच स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मिडिल आर्डर की भी आपको जो है बहुत ज़्यादा मजबूती जो है वो काम आएगी टीम के। अगर हमारा टॉप आर्डर अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है या ओपनर्स हमारे एक अच्छी पार्टनरशिप लगा देते हैं तो नो डाउट हमारे पास मिडिल आर्डर में तमाम ही मुस्तनद प्लेयर मौजूद हैं। और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जिस तरीके से बाबर आजम की परफॉर्मेंस होगी या हसन नवाज की, और सलमान अली आगा पे भी एक क्वेश्चन मार्क तो लग गया है। उनकी जो T20 में हालिया परफॉर्मेंस थी, वो जिस तरीके के उनके क्रेडिट पे रन्स थे या जो उनकी बैटिंग की परफॉर्मेंस थी वो कहीं भी नज़र नहीं आएगी, वो चाहे बांग्लादेश हो या वेस्ट इंडीज़ हो। तो सलमान आगा भी जो दबाव में होंगे कि भाई परफॉर्मेंस देनी है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर ये परफॉर्मेंस देते हैं और हमारा मिडिल ऑर्डर में परफॉर्मेंस देता है तो हमें इसी स्क्वाड के साथ जाना चाहिए जो हमारे जेन्युइन ओपनर्स अच्छा, हैं। बहुत ज़्यादा हम जो ऑलराउंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का, खुशदिल को भी अगर स्पिनर्स के शुबे में देखें तो उनको भी हम मौका दे रहे हैं। मोहम्मद नवाज टीम में शामिल हो गए हैं। अब खुशदिल शाह भी जिस तरह परफॉर्मेंस उनकी माजी में रही, हम उम्मीद कर रहे थे कि खुशदिल अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन यहाँ पर वो जो है खुशदिल को मौका जो है आगे कंटिन्यू नहीं किया या T20 क्रिकेट की हद तक रख रहे हैं। लेकिन मोहम्मद नवाज को हम वापस लेकर आते हैं। अब T20 फॉर्मेट भी होती है, उसके बाद हम वनडे में भी शामिल कर लेते हैं। आप अगर रेगुलर की बात कर रहे हैं तो रेगुलर तो अगर खुर्शीद जिस तरह परफॉर्मेंस रही है माजी में और खुशदिल को कंटिन्यू चांस भी मिलता रहा, लेकिन आप समझते थे कि यहाँ भी खुशदिल को कंटिन्यू करना चाहिए था, बजाय इसके कि आप मोहम्मद नवाज को टीम में लेकर आ गए। देखिए मोइन भाई, जब मोहम्मद नवाज का T20 और वनडे में आप दोनों फॉर्मेट में नाम आया तो हमने बहुत ज़्यादा इस पे बात की थी कि मोहम्मद नवाज जो किस परफॉर्मेंस से टीम में आए। लेकिन यह कि उनकी परफॉर्मेंस जो एक दो मैचेस में अच्छी हो गई है तो उन्होंने जो है अपनी परफॉर्मेंस से बता दिया कि भाई मैं इस परफॉर्मेंस से, लेकिन ये परफॉर्मेंस में हमें चाहिए तसलसल के साथ। अगर आप एज ए ऑलराउंडर्स आएँ तो आप बैटिंग भी करके दें, बॉलिंग भी करके दें। अगर इन दोनों मेयार पे पूरा उतरते हैं तो नोट। लेकिन जैसे आपने खुशदिल की बात की, खुशदिल में T20 में भी खासा मायूस किया था बांग्लादेश के खिलाफ भी, और यहाँ भी उन्हें एक मैच मिला। देखिए, आप परफॉर्मेंस की बेस पे लेके आए ना, चैंपियंस ट्रॉफी के बेस पर आप लेकर आए, और फिर जिस तरह उन्होंने जो है पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म किया, तो आप समझ लेते कि अगर कंटिन्यू यहाँ करते हैं, एतमाद देते हैं, हमने इन आउट का सिलसिला उसके साथ भी रखा और शायद वो परफॉर्मेंस कंटिन्यू ना कर सके इस बेस पे। बिल्कुल, मेन वजह देखें यही होती है, प्लेयर्स को एक एतमाद देना होता है टीम ने कि भाई आपने इस नंबर पर जाकर जो है परफॉर्म करना है और उसको कंटिन्यू कराते हैं। अब आप एक दो मैचेस दे के फिर वो आउट हो जाएंगे, फिर एक दो मैचेस के बाद वो दोबारा इन हो जाएंगे, तो ना उनका टीम में आना जाना उसमें कोई तसलसल है, ना उनकी परफॉर्मेंस में कोई तसलसल आएगा। जिस मयार की परफॉर्मेंस उन्हें टीम में देना चाहिए वो नहीं दे पाते, तो फिर हम ही यहाँ बैठ के जो है उन पर तनकीद शुरू कर देते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक अपनी पॉलिसी है जिसके तहत वो टीम सेलेक्ट करते हैं, और उन्होंने जो टीम सेलेक्ट की थी उन्होंने तमाम टीम PSL की परफॉर्मेंस पे जो सेलेक्ट की थी, जो उनकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस थी या उन्होंने BPL खेला उसकी परफॉर्मेंस थी। देखिए, प्लेयर्स तो तमाम ही परफॉर्मेंस देकर सेलेक्ट हुए थे। सिर्फ मोहम्मद नवाज जो थे उनकी कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं थी जो उन्हें दोनों स्क्वाड में बरकरार रखा गया है। लेकिन यह है कि अब जिन जिन को बरकरार रखा गया है, अगर ये परफॉर्मेंस देते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी जो है उन पर एतमाद है, तो उन्होंने उन्हें सेलेक्ट किया है। अब अगर सेलेक्ट कर लिया है, जो अब वनडे सीरीज हमारी वेस्ट इंडीज़ के साथ वेस्ट इंडीज़ में होने जा रही है, अगर वहाँ ये परफॉर्म करते हैं, वो चाहे नवाज हो, चाहे हसन अली हो, या शहनशाह अफरीदी हो, या नसीम शाह हो, हारिस रऊफ हो, ये तमाम प्लेयर्स जो हैं जिस तरीके से उनका कमबैक हुआ है टीम में, और हम बहुत सी बातें सुन रहे थे कि ये प्लेयर जो है वहाँ सेलेक्ट नहीं होंगे, वहाँ चले, तो अब जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें एक मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, तो हमें भी उम्मीद रखनी चाहिए कि अपनी जो बेस्ट है वो परफॉर्मेंस जो है वेस्ट इंडीज़ में देंगे। चलें, वेस्ट इंडीज़ में देंगे परफॉर्मेंस, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे वेस्ट इंडीज़ में वनडे सीरीज़ के अंदर। कप्तानी पे आ जाते हैं, जो आप बात कर रहे थे ना प्रेशर पर, मोहम्मद रिजवान पे कितना प्रेशर होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद रिजवान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। सलमान थोड़ा सा रिलीव होंगे, T20 सीरीज़ उन्होंने अपने नाम किया है, और बेशक बांग्लादेश में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो यहाँ आप समझते हैं कि दो कप्तान भी बीच में नज़र आ रहे होंगे, फिर बाबर भी माजी में कप्तानी कर चुके हैं, शाहीन भी कप्तानी कर चुके हैं पाकिस्तान टीम के, तो एक साथ इतने कप्तान इस वक्त टीम में मौजूद होंगे।
बिल्कुल मोहन भाई, देखें इसका प्रेशर ना सिर्फ रिजवान पर होगा बल्कि हर जो देखें 4 कप्तान तो आपको पता खेल रहे हैं, वो आगा हो गया, बाबर हो गया, शाहीन हो गया, रिजवान हो गया, 4 कप्तान जो है वनडे फॉर्मेट के और T20 फॉर्मेट के एक साथ जब मैदान में उतरेंगे, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोहम्मद रिजवान पे बहुत ज़्यादा दबाव भी होगा और प्रेशर में भी होंगे। और आपको पता है कि जो परफॉर्मेंस जो है उन्होंने देनी है और जो मुस्तकबिल में देते हैं मोहम्मद रिजवान, तो आपको पता है कि वो जाके विकेट पे स्टे भी करता है और उसकी टेक्निक भी बहुत अच्छी है, और वो जो है रन रेट को भी मेंटेन करके चलता है, स्ट्राइक भी रोटेट करता रहता है। तो रिजवान पे प्रेशर ज़रूर होगा, लेकिन आप देखिएगा अगर उन्होंने एक आध अच्छी इनिंग्स खेल ली तो अपनी उसी फॉर्म में वो दोबारा लौट आएंगे। और सलमान अली आगा तो बिल्कुल वो रिलैक्स तो होंगे, लेकिन यह कि उन्हें ये भी याद रखना चाहिए कि पहली दफ़ा जो है हम बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ जो है T20 की हारे हैं, और इस वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ भी हमने कोई इतने भारी मार्जिन से जो ये सीरीज़ नहीं जीती, 2-1 से ज़रूर जीती है। एक मैच हमने 14 रन से जीता है, एक 13 रन से जीता है, और हमें ये भी याद रखना चाहिए 2 विकेटों से शिकस्त भी खाई, 2 विकेटों से शिकस्त भी खाई है, ये भी सलमान अली को याद रखना होगा। अच्छा, सलमान खुद अपना परफॉर्म नहीं कर रहे T20 के अंदर, अब क्योंकि प्रेशर यहाँ होगा, यहाँ पर उन्हें बॉल भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मिडिल ऑर्डर में इस्तेकाम बख्शने के लिए सलमान का भी इन होता हुआ नज़र आ रहे हैं इस T20 वनडे सीरीज़ के अंदर। तो सलमान अब बॉलिंग कम करते दिखाई दिए T20 में, अब वनडे में क्या मोहम्मद रिजवान एतमाद करेंगे सलमान पर? मोइन भाई देखें, T20 में तो आपको पता है कि वो कप्तान थे, और कप्तान की अपनी मर्जी होती है, जिससे चाहे अवर कराए, जिसको चाहे छुपा ले। इसको कंटिन्यू करेंगे जावेद साहब, लेकिन इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे वनडे सीरीज़ के ऊपर जो वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के दरमियान खेली जानी है, और अब देखते हैं कि कुछ सीनियर प्लेयर्स टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। पाकिस्तान टीम किस किस्म की कारकर्दगी वनडे सीरीज़ में दिखाती है। बाबर के लिए बड़ा अच्छा परफॉर्म करने की ज़रूरत है, सलमान को अपना रोल अदा करना है, मोहम्मद रिजवान पर कितना प्रेशर होगा, इस सब पे मजीद भी और बात भी करेंगे जावेद साहब पे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर फास्ट बॉलिंग का शोबा, शाहीन शाह आफरीदी को कैसा देख रहे हैं इस वनडे सीरीज़ में, क्योंकि अब हम देखते हैं कि T20 मैचेस में भी वो कम मैचेस खेलते दिखाई दे रहे हैं, मैनेजमेंट अब उन्हें कम मैचेस खिला रही, तो आप समझते हैं ये वनडे में भी अब उन्हें ऐसे ही मौका फराहम किया जाएगा? मोइन भाई देखें, मौका तो ज़रूर, देखें उनको जब T20 फॉर्मेट में आपने मौका दिया है तो उन्होंने कोई ऐसी बॉलिंग नहीं कराई कि अच्छा तासुर छोड़ सकें, और फिर आपको पता है हम ये क्लीन स्वीप पे चले जाते अगर शाहीन शाह अफरीदी का जो 18वां ओवर था, जिस तरीके से उनको 6-4 और ये लगते, और फिर जब लास्ट बॉल पे मैच चला गया, आप इतने सीनियर्स बॉलर हैं और सामने होल्डर खड़ा हुआ था, निचले नंबरों का बैट्समैन, आप 4 रन नहीं बचा पाए, बाउंड्री हो गई। तो इनकी भी कोई परफॉर्मेंस ऐसी नहीं कि जिस पे हम कह के इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और अभी तक नसीम शाह जो है उन्होंने कम बैक करना है, उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे। देखिए हारिस रऊफ ने जो है परफॉर्मेंस दी, उनकी भी नज़र आ रही है, जिस तरीके से उनको दूसरे मैच में 48 रन लगे थे, तीसरे मैच में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। देखिए फास्ट बॉलिंग का शोबा जो है वेस्ट इंडीज़ में हमारा, खासकर जैसे हमने ये सीरीज़ खेली है, मैंने आपको इससे पहले ही बताया कि अभी हमारे जो पेसर्स थे वहाँ विकेट के लिए तरस रहे थे, नहीं विकेट मिल ही नहीं रही थी। तकरीबन 19 में से सिर्फ 4 विकेटें जो फास्ट बॉलर ने हासिल की। तो यहाँ से आप देख लें कि हमारे जो फास्ट बॉलर की परफॉर्मेंस है वहाँ क्या थी। देखिए मोइन भाई, जिस तरीके से सलमान मिर्ज़ा और अहमद दानियाल परफॉर्म कर रहे थे, आपने अगर उन्हीं बॉलर्स को मौका दिया होता, देखिए अगर आपने तीनों यही बॉलर खिलाने हैं कि जी सीनियर जो है वो अच्छे, भाई आपको रिजल्ट लेना है, अगर आपने मैच जीतना है तो जिस तरीके सलमान मिर्ज़ा अहमद दानियाल जो बॉल कर रहे थे, अब्बास अफरीदी बॉल कर रहा था, और आप कहते हैं स्पेशलिस्ट है वो वाइड बॉल के, तो आपने फिर जो है उन पे एतमाद नहीं किया, आपने अपने सीनियर्स पे एतमाद किया। नसीम शाह की वापसी होगी, शाहीन की, हारिस की। अब इन बॉलर्स ने जैसे फ़हीम अशरफ हैज़ ए ऑलराउंडर, उनकी भी 0 परफॉर्मेंस है इस सीरीज़ में, कोई विकेट नहीं उन्हें मिली।
तो ये बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग के शोबे में जो है सवालिया निशान तो है। उस पर हो सकता है कि मैनेजमेंट और कर रही हो कि आया कि वेस्ट इंडीज में 2 फास्ट बॉलर के साथ जाना, 3 फास्ट बॉलर के साथ जाना। देखें अगर आप स्पिनर देखें, स्पिनर ने जो है T20 सीरीज में बहुत अच्छी बॉलिंग की है, 15 विकेटें ली हमारे तीनों स्पिनर्स ने। अभी सुफियान है और मोहम्मद नवाज है, फिर उसके बाद सलमान अली आगा है, साइम है। के हवाले से कैसा देख रहे हैं मुस्तकबिल? इन आउट का सिलसिला उनके साथ भी शुरू हो गया। इन आउट का सिलसिला T20 में तो शुरू हो गया था उनके साथ, गो के उनकी बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज थी, उन्हें जो मैच मिला उसमें उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की थी। हमने यहाँ बैठ के क्रिटिसाइज किया था कि इनकी जो जादूगरी है वो यहाँ नहीं चली। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि वनडे स्क्वाड में जो है अबरार की भी वापसी होगी और आप सुफियान मुकीम को भी देखेंगे। अब 2 जेन्युइन आपके पास स्पिनर आ गए। उसके बाद सलमान अली आगा की सूरत में, साइम अयूब की सूरत में, साइम अयूब ने जिस तरीके की वहाँ बॉलिंग की है T20 में, तो मैं ये देख रहा हूँ कि वनडे फॉर्मेट में भी जो है ये अच्छे स्पेल करते हुए नजर आएंगे। अगर आप 3 जेन्युइन स्पिनर्स के साथ जाते हैं तो आपको बैटिंग के शोबे में आपको मजबूती लानी होगी। बॉलर्स तो मैं ये देख रहा हूँ अगर 2 स्पिनर जेन्युइन है और आपके पास 2 एक्स्ट्रा बॉलर्स हैं सलमान अली आगा और साइम की सूरत में, तो आपको 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर्स के साथ ही जाना चाहिए। लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो है आपको मिडल और लोअर ऑर्डर में जो है बैटिंग को इस्तेकाम देने के लिए टीम में एक बैट्समैन का इजाफा करना होगा। मैं बैटिंग में एक मजीद इजाफा करना होगा। बैटिंग में अगर इजाफा करना है तो हुसैन तलत अगर इस टीम में मौजूद हैं तो उन्हें आप बेहतर समझते हैं चॉइस? मन भाई देखिए, चॉइस तो आप देखें, फ़हीम अशरफ हो गया, हुसैन तलत हो गया या मोहम्मद नवाज हो गए, ये इसी पाए के हैं कि भाई ऑलराउंडर है, कोई बॉलिंग ऑलराउंडर है, कोई बैटिंग ऑलराउंडर है। इस हवाले से अगर हुसैन तलत को भी आजमाया जा सकता है, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा था कि हुसैन तलत ने ये हमारे PSL में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और ऐसी सिचुएशन में भी बहुत अच्छी इनिंग्स उन्होंने तराशी और फिनिश भी अच्छा कर लेते हैं। अगर हुसैन तलत को भी खिला दिया जाता है तो हमारी बैटिंग जो है थोड़ा और मजबूत हो जाएगी, जिसका फ़ायदा हमारी अगर टीम को होता है तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मैनेजमेंट को चाहिए कि हुसैन तलत को भी इन करें और 3 फास्ट बॉलर के साथ जाए, ना कि आप 4 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे तो आपकी जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें खला आ जाएगा। आपको बैटिंग की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ। चलें, बैटिंग की ज़्यादा ज़रूरत नज़र आ रही होगी और थोड़ी सी बात कर लें पड़ोसी मुल्क की इंडिया की। सीरीज़ उनकी भी मुकम्मल हुई, कई रिकॉर्ड्स वहाँ पर भी बने और जिस तरह शमन गुल की कारकर्दगी रही है ओवरऑल, आप समझते हैं कि उनके बैटर्स चाहे कोई भी हो, कहीं ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने विराट कोहली का जिक्र किया हो, कहीं ऐसा नहीं लगा कि जहां पर उन्होंने रोहित शर्मा का बात की हो, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी। ऑलरेडी अगर देखें तो तमाम ही बैटर्स वहाँ रन करते दिखाई दिए, रन के अंबार भी लगते दिखाए, कुछ नए प्लेयर्स भी टीम के साथ शामिल थे। बिल्कुल मोइन भाई, देखिए हम जो प्लेयर्स, हम एज ए पाकिस्तानी, देखिए हमने क्रिकेट के हवाले से प्लेयर्स की तारीफ करनी है। देखिए शब्बन गुल नो डाउट जिस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड में जाके है रन्स के अंबार लगा दिए और उसके साथ उन्होंने बैट्समैन जसवाल को देख लें, गिल को देख लें, आप नीचे ऋषभ पंत को देख लें, इन तमाम प्लेयर्स ने वहाँ सेंचुरियाँ की हैं और इन्होंने महसूस ही नहीं होने दिया विराट कोहली या शर्मा की। लेकिन बात वही है मोइन भाई, अगर आपका स्ट्रक्चर और ग्रास रूट लेवल मजबूत है, वहाँ से आपके प्लेयर्स जब आते हैं और आपके डग आउट में सीनियर्स के साथ रहते हैं, तो इंडिया के बैट्समैनों ने ये सीरीज जो बराबर की है उसमें सबसे बड़ा किरदार तो जो है आपको पता है कि सिराज का है। जिस तरीके से सिराज ने जो है वो मैजिकल स्पेल जो कराया आखिरी दिन, वो इंडिया को सदियों याद रहेगा। और सबसे कम मार्जिन की जो फतह है इंग्लैंड में 6 रन से, वो इंडिया के हिस्से में आई है। तो बिल्कुल हम तारीफ करेंगे, शब्बन गिल की भी होगी, KL राहुल भी हो गए, ऋषभ पंत भी हो गए, जसवाल भी हो गए। इन तमाम बैट्समैनों ने जो है ना कोहली की कमी महसूस होने दी, ना शर्मा की कमी महसूस होने दी। और जिस तरीके के रन्स वहाँ इंग्लैंड में बन रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि कोहली टीम में नहीं है, शर्मा टीम में नहीं है। तो बिल्कुल इंडिया की टीम ने बैटिंग में बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया। अच्छा, बॉलिंग का शोबा इंडिया का मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ा मुस्तहकम हो गया है। अब उनके बैटर्स भी रन कर रहे हैं, उनके बॉलर्स ऑडिबल कर रहे हैं और ख़ासकर अगर देते हैं कि बुमराह और मोहम्मद सिराज शामी को अगर देख लें तो ये एक ऐसा पेयर बनकर आया है इंडिया के पास है कि उन्हें विकटें जिस तरह उनके बॉलर्स लेते दिखाई दे रहे हैं और ख़ासकर ऐसे विकटें जहाँ पर थोड़ा सा उनको सूट भी करती हो, तो वहाँ वो अपनी जादूगरी स्विंग से भी दीगर बैटर्स को आउट कर रहा है। तो आप समझते हैं जो माजी में हमारे पास वक्कार, वसीम, आकिब और शुएब जैसे
रोल अदा करते थे, यहाँ पर ये सारे बॉलर्स इंडिया के रोल अदा कर रहे हैं। बिल्कुल मोइन भाई, अगर आप बात कर लें इंडिया के फास्ट बॉलिंग के शोबे की, जैसे बुमराह हो गया, मोहम्मद सिराज हो गया, और आप कृष्णा को देख लें, अर्शदीप को देख लें, इन तमाम प्लेयर्स ने ना बहुत ही लाइन और लेंथ पे जो बहुत अच्छी बॉलिंग इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ और उनके होम क्राउड और होम ग्राउंड के सामने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारा एक टाइम होता था वकार, वसीम अकरम का, आकिब जावेद का, शुएब अख्तर का, जब ये हमारी टीम के बॉलर होते थे इस तरीके से, तो हम तमाम दुनिया की जितनी भी बड़ी से बड़ी साइड होती थी हर टीमों को टफ टाइम देते थे। और अब जैसे आपने पहले बैटिंग की बात की, बैटिंग और बॉलिंग जो है इसका इम्तजाज अगर आपने देखा है तो इंडिया की टीम में मौजूद है। उनके फास्ट बॉलर भी जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बैट्समैन भी दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ मोइन भाई अगर स्पिन का शोबा देखेंगे तो इस दफ़ा इंग्लैंड में इंडिया का कोई काबिल जिक्र स्पिनर नज़र नहीं आया, बकाया फास्ट बॉलिंग और बैटिंग में बहुत तगड़ी रही टीम। चलें, यहाँ पर जावेद साहब कह रहे हैं कि फास्ट बॉलिंग का शोबा बड़ा बेहतर रहा, बैटर अच्छी कारकर्दगी इंग्लैंड की सीरीज़ में इंडिया की टीम की जानिब से दिखाई दी है। और आखिरी मैच में जो एक ऐसा लगता था कि इंडिया की टीम इस मैच में भी शिकस्त खा जाएगी, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया मोहम्मद सिराज ने, और जो झोली में जो है ना उन्होंने मैच अपनी टीम को जिता दिया, और ऐसा लग रहा था कि इंडिया वो मैच हार जाएगा, लेकिन वहाँ पर कामयाबी हासिल की है इंडिया ने। साथ साथ हम क्योंकि दीगर खेलों पर भी बहुत काफ़ी बातें करते हैं और कोशिश होती है कि हमारी के जो भी खेल पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर करें, तो कोशिश होती है उनको डिस्कस ज़रूर किया जाए। जावेद इकबाल भट्टी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जाते जाते इस वक्त हम 78 जश्न आज़ादी मार के हक जो है मना रहे हैं, और इसी हवाले से पूरे सिंध के अंदर मुख्तलिफ खेलों के जो इनिकाद हो रहा है, उनमें डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर ताइक्वांडो चैम्पियनशिप का इनिकाद हुआ, जहां 200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबले भी मुनक्किद हुए। इस हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज भी देखते जाएँ।